नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो निवेश की बात हो या बात हो ट्रेडिंग पोजीशंस के, तमाम सवाल आपके हम शो में शामिल करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक आप भी आ सकते हैं कल का बाजार में, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और साथ ही व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। साथ ही फेसबुक ट्विटर पर ये शो लाइव भी आप देख रहे हैं, और अब शो के दौरान भी हम कुछ क्वेश्चन सोशल मीडिया से पिक करते हैं। साथ ही आप अपने सवाल वहां पोस्ट भी कर सकते हैं, #आस्कआवाज लिखकर। तो यह है तरीका है शो में आने का। अब फटाफट से आज मार्केट में क्या हुआ उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज बाजार में जोश तेज देखा। बाजार लगातार 7वें दिन तेजी के साथ आज के कारोबार में बंद हुआ। सेंसेक्स 331 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी में भी हमने लगभग 100 अंकों की बढ़त आज के सेशन में आते हुए देखी और 17,722 पर बंद हुआ। 17,700 जो एक इंपॉर्टेंट बैरियर के तौर पे काम कर रहा था, उसको पार किया, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा आज निफ्टी। आज सबसे ज्यादा खरीदारी में बैंकिंग स्टॉक्स में देखी। ऑटो, एफएमसीजी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में खरीदारी आज के सेशन में आते हुए दिखाई दी। आज हमारे साथ आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए इंडिपेंडेंट एनालिस्ट सरवेन श्रीवास्तव मौजूद है। सरवेन नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सरवेन, सबसे पहले तो कल के लिए आउटलुक क्या व्यू है आपका? बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, मोटा मोटी अगर निफ्टी में आप देखिए तो एक डायरेक्ट चल रहा है, और यहाँ हमें लगता है कि जो अभी थोड़ा 17,800 के आसपास थोड़ा सा शॉर्ट टर्म निफ्टी को प्रेशर, बट रेंज का बायस ऊपर शिफ्ट हो गया है और गिरावट में खरीदारी करने की ही राय यहाँ पे है निफ्टी पे। ओके, चलिए, तो ये तो रही कल के लिए इंडेक्स पर राय। अब फटाफट से संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी आपको दिखा देते हैं। एफआईज ने खरीदारी की है 342 करोड़ की, डीआईएस की ओर से 264 करोड़ की बिकवाली हुई है। लेकिन चलिए बिना देरी के पहले कॉलर से बात करते हैं। विशाल है जलंधर पंजाब से। विशाल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मैम मैंने ना पतंजलि के शेयर जो हुए हैं लिए 100 शेयर हैं मैंने लिए 1200 के भाव में। ओके, तो आपका इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी मैम। ओके, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1200 के भाव पर पतंजलि के स्टॉक्स लिए हुए हैं। 961 पर कर रहा है ट्रेड। सर्वे नुकसान की पोजीशन है फिलहाल, क्या करें? देखिए, काफी देर खड़े रह गए हैं, और यहाँ पे देखिए जब स्टॉक इनिशियली जब चला था तो एक सीरीज ऑफ गैप अप्स में चला हुआ था, और आई थिंक अब यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसको। अगर इनके पास दायरा, अगर इनके पास थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म रखें तो डेफिनेटली मे बी यहाँ थोड़े पैसे बनने की उम्मीद है। बट T2T सेगमेंट के स्टॉक्स में ये होता है कि आप सर्किट में ऊपर जाते हैं, आप सर्किट में नीचे जाते हैं, तो बहुत ज्यादा चार्ट्स देखने की गुंजाइश नहीं रहती है। बट इनको बोलूंगा ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, और 15-20 दिन कम से कम एक मिनिमम और यहाँ पे देख लें। शायद इनका एटलीस्ट कॉस्ट के आसपास ही आ जाए, तो फिलहाल के लिए होल्ड। ओके, तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए। अगला सवाल विजय शेखर ने भेजा है, मैं SMS के थ्रू चेन्नई से, और सवाल है इनका अदानी ग्रीन्स पर। इनके पास 686 के भाव पर 100 शेयर्स है, जानना चाहते हैं क्या करें, बताइए। देखिए, बात वही आ गई यहाँ पे, काफी चर्चाओं में रहा है ये ग्रुप, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड वाली स्थिति बना के रखूं। देखिए, गैप सर्किट में नीचे जा रहा है, सर्किट में ऊपर जा रहा है, चार्ट्स देखने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग, मैं यही बोलूंगा कि ये सारे टेक्निकली साउंड स्टॉक्स नहीं है। इनके चार्ट्स आप कैसे देखेंगे जो चीज सर्किट में नीचे जा रही है और सर्किट में ही ऊपर जा रही है? तो मेरी यहाँ पे मैं क्वेश्चन आज पास करना चाहूंगा, और मेरी कोई राय नहीं रही है अदानी ग्रीन पे काफी महीनों से, और आगे भी नहीं रहेगी। ठीक है, चलिए धैर्य हमारे साथ हैं, धैर्य धामी मुंबई से बातचीत करने के लिए। धैर्य नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल है BBTC बॉम्बे बर्मा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा सवाल है BBTC बॉम्बे बर्मा शेयर। मैंने 100 शेयर बाय किया है एट द प्राइस ऑफ 1400। ठीक है, तो 1400 के भाव पर आपने बॉम्बे बर्मा के स्टॉक्स लिए हुए हैं। 866 पर कर रहा है ट्रेड। नुकसान काफी, 550 रुपए का हर स्टॉक पर। शेयर्स भी 100 हैं इनके पास, क्या करे सर्वेंद्र अब ये? देखिए, मोरलेस आई थिंक ये एक मोरलेस आई थिंक होल्डिंग कंपनी सेटअप है यहाँ पे ज्यादा, और यहाँ पे ये रहता है कि देखिए
यहाँ पे अब आप ट्रेड में क्योंकि फंस गए हैं तो आपको इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मल्टी मंथ मल्टी क्वार्टर करेक्शन यहाँ पूरा हो चुका है मेरे हिसाब से। अब जब इतना टाइम दे लिया है तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम दें इसको। आई थिंक बहुत ज्यादा इन स्तरों से इनको और नुकसान यहाँ से इनका गहराएगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है अभी फिलहाल के लिए। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें, अब इसको टाइम इनको देना पड़ेगा। और 6 से 9 महीने भी लग सकते हैं थोड़ा रिकवरी में। तो रिकवरी आए तो उसमें फिर डिसाइड करें कि क्या करना है। इन भावों से तो मेरे ख्याल से होल्ड की राय है। ओके, दिशा है अगले कॉलर। दिशा जैन आगरा से। दिशा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। Hello, ma'am. Good evening. Ma'am, my question is, I have Vedanta 2,500 shares at the rate 236. ओके, और आपने ये इन्वेस्टमेंट के पर्पस से लिया है? मैम वैसे हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, मतलब 1 ईयर तक हम होल्ड कर सकते हैं। ओके, होल्ड कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, पर शॉर्ट टर्म में फायदा तो ठीक हो रहा है इनको। क्या करना चाहिए, ले ले प्रॉफिट वेदांता में या होल्ड करें बीपी? नहीं, देखिए जो मैं प्राइस चार्ट देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से तो उन्होंने थोड़ा पहले लिया होगा, क्योंकि 236 का भाव आसपास तो आया नहीं है। 3-6 महीने की इनकी बाइंग है, और अगर वो मुझे उस लेवल से दिख रहा है तो ये स्टॉक बाद में 340 रुपए भी गया था। तो 236 का लेन अगर 340 तक जाता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने जब लिया होगा, और ये शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात कर रही थी तो इनके इतने बढ़िया पैसे बन रहे थे। ऑलमोस्ट 45-50% के करीब इनका रिटर्न, यहाँ पे 45% के करीब, 40-45% के करीब बन रहा था। तो इनको लेना चाहिए था। अब स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है। 340 वाली चीज अब ऑलरेडी 272 चल रही है। तो राय यही रहेगी कि अब ट्रेड में है और टाइम इन्होंने दे दिया है, तो फिलहाल वेदांता को अच्छे सपोर्ट्स हैं। एक बढ़िया क्लस्टर लास्ट 15-20-25 दिन का बनता हुआ, जिसके सपोर्ट्स अराउंड 260 के आसपास हैं। तो फिलहाल मैं इनको ये राय दे सकता हूँ कि 258.40 के स्टॉप लॉस से इस ट्रेड में बने रहें। बट स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म दायरों के नीचे चल रहा है, जो तकरीबन 290-300 के आसपास है लॉन्ग टर्म एवरेजेस जो होते हैं। तो उछालों में मेरी यहाँ पे निकलने की राय है। जब तक 300 के ऊपर जाके डिसाइसिवली टिकेगा नहीं, ये स्टॉक की फ्रेश रैली शुरू नहीं होगी। और जैसे कि उन्होंने बोला कि ये ट्रेडर हैं, तो इनके लिए बहुत, आई थिंक 1 से 3 महीना इनके लिए काफी है। उछालों में यहाँ पे निकलने की कोशिश करें। तब तक के लिए 258.40 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ओके, विजय हैं अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पुणे से। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ मैडम मेरे पास TCS है 3750 से 21 लिए हुए। ओके, 21 क्वांटिटी है। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पूछ लेते हैं। तो हाँ, आपने 3213 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 3750 की बाइंग है, तो नुकसान है फिलहाल लगभग 550 रुपए का। पूछ लेते हैं क्या सजेशंस रहेंगे, क्या व्यू रहेगा आपका इनके लिए। TCS पर अर्निंग्स भी हैं तो उसकी वजह से भी फोकस में है ये स्टॉक। देखिए अब तो अर्निंग का पूरा 1 महीना, पूरा अर्निंग्स 1-1.5 महीना, ये पूरा अर्निंग्स की स्टोरी चलेगी। और IT सबसे पहला सेक्टर रहता है जहां पे आपको सबसे पहले रुझान देखने मिलते हैं। मोटा मोटी देखिए, अगर ये हमको सुनते हैं रेगुलरली तो इनको मालूम होना चाहिए कि हम IT में वीकनेस है, ये हम काफी दिनों से बोल रहे हैं। जब TCS से ऊपर के भाव पे चलता था तब से बोल रहे हैं कि निफ्टी IT इंडेक्स में ही कहीं एक गिरावट बाकी है 15% की। तो वहां से ऑलरेडी 7-8% ऑलरेडी गिर चुका है। मेरा स्टिल मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में अभी भी एक 7-8% और एक 8% के करीब और निफ्टी IT इंडेक्स में भी जगह बाकी है। तो TCS बीइंग उसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होने के कारण आई थिंक यहाँ पे भी वो नेगेटिविटी थोड़ी सी बनी रहेगी। और जैसे भी मैंने पिछले स्टॉक के लिए बोला था कि अपने लॉन्ग टर्म दायरों के नीचे जब बाजार कामकाज कर रहा है, और लास्ट 1.5-2 महीने से ये पूरा सेक्टर उसके नीचे है, इन स्टॉक्स कुछ जिनमें TCS एक स्टॉक है जो 200 डे एवरेजेस के नीचे चल रहा है, तो आई थिंक बायस हल्का सा नेगेटिव रहता है। उछालों में बेचने की राय रहेगी, और फिलहाल तो ये नुकसान में खड़े हैं। तो आई थिंक इनको तो मेरी राय रहेगी, अगर इनके पास दायरा लंबा है तो स्टॉक अच्छा है, अब यहाँ से मेरे ख्याल से बने रहें। बट अभी और नया कुछ यहाँ करने की कुछ चेष्टा बिल्कुल ना करें। ठीक है, चलिए अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। और सवाल पूछने के लिए अगले कॉलर अरीब है निजामाबाद से। अरीब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैडम। मेरा सवाल है ग्लैंड फार्मा, क्वांटिटी है 224, प्राइस है 1573, और एक है डीमार्ट मैडम, क्वांटिटी 200, प्राइस है 3718। हाँ, अभी मैं क्या करूं मैडम, 6 मंथ तक मैं और वेट कर सकता हूँ? पूछ ले।
ठीक है, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। ग्लैंड फार्मा 1573 की बाइंग है, विनी सुपरमार्ट से 3718, दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स हैं। क्या सजेशन दोनों ही शेयर्स पर? देखिए ग्लैंड फार्मा का तो यहाँ पे देखिए डेटा बहुत ज्यादा कम है, मतलब जो भी डेटा बना उसमें अब वो उसके अपने लोएस्ट लेवल्स पे चल रहा है, तो पिछला कुछ देखने के लिए यहाँ पे रीड करने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। 3-4 साल का ही डेटा है इसमें। रिसेंट लिस्टिंग दिख रही मुझे एनएसई पे। और थॉट यहाँ पे ये रहेगा कि आप जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से जो ट्रेड में बने रहे हैं अभी फिलहाल, बट उछालों में निकलने की राय है ग्लैंड फार्मा में से। बहुत ज्यादा मुझे कुछ यहाँ पे सेटअप्स इनकरेजिंग नहीं दिख रहे हैं, तो मेरी राय रहेगी कि कॉस्ट के आसपास आए तो थोड़ा निकले और किसी अच्छे और दूसरे फार्मा स्टॉक में पॉसिबली जाने की कोशिश करें ग्लैंड के अलावा। ठीक है, तो ग्लैंड फार्मा पर ये राय है आपके लिए, जहां पर 1573 की आपकी खरीदारी 1263 पर कर रहा है ट्रेड। डीएस ग्रोवर से बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रोवर साहब नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया हुआ है, क्या जानना चाहते हैं? मैम मेरे में एसबीआई कार्ड लिए हैं, 744 पे 100 शेयर्स लिए हैं मैंने 4-5 दिन पहले। एक तो इसके बारे में, और दूसरा मेन मेरा सवाल जो है CDSL, ये मैंने 55 शेयर लिए थे 1223 पे, और अभी मैंने एवरेज करने के लिए परसों पहले दिन लिए हैं 40 944 पे। एवरेज कास्ट है 1107। क्या ये रखने चाहिए? पूछ लेते हैं, आपके पास एसबीआई कार्ड 744 की आपकी बाइंग है, और साथ ही आपने बताया CDSL 1107 की बाइंग है। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, दोनों स्टॉक्स पर? जी देखिए एसबीआई कार्ड्स में तो मैं इनको बोलूंगा कि स्टॉक डेफिनेटली कुछ बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, और अब जो है अगर आप देखें तो तकरीबन 720 और 700 की रेंज में सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, उसी के आसपास चल रहा है। तकरीबन मैं देख रहा हूँ 3-6 महीने हो चुके हैं इन रेंजेस के आसपास। तो आई थिंक विद इन अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक अच्छे सपोर्ट एरिया पे है। जब तक 700 नहीं तोड़ेगा और वीकनेस मेरे हिसाब से यहाँ नहीं आनी चाहिए। उछाल जो आएंगे वो इसको तकरीबन 780-800 की तरफ लेके जाएंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड का व्यू बन रहा है, और ये है कि जब तक 700 के नीचे नहीं जाता तब तक 780-800 तक के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहें। जहां तक रही CDSL की बात, आई थिंक क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखें तो एक बढ़िया रैली के बाद अब लास्ट 1-1.5-2 साल से एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। ये स्टॉक वो था कि जो 2020 में ही अगर आप देखिए 2021 में ही लास्ट क्वार्टर में टॉप आउट हो गया। तो अब यहाँ पे एक बढ़िया ऑलमोस्ट एक 15-16 महीने का करेक्शन मेरे हिसाब से कंप्लीट दिख रहा है। टाइम लगेगा थोड़ा इसको, बट डेफिनेटली इसमें जान है यहाँ पे, और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग यहाँ पे CDSL में आती हुई दिख रही है नीचे के स्तरों से। तो यहाँ पे ट्रेड में बने रहें, इसको एक 12 महीने प्लस का इसमें एक दायरा लेके चले, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे इनके 25 से 30% रिटर्न यहाँ पे बन सकते हैं। 1000 रुपए के आसपास चल रहा है, तो 1200 से लेके 1250 तक के टारगेट्स यहाँ पे मुझे CDSL में आते हुए दिखते हैं। 9 से 12 महीने लगेंगे। ओके, SL शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए। शर्मा साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अभी मैंने IRFC के और जोमेटो के 2 शेयर लिए हुए हैं, और दोनों में मैं क्या चाह रहा हूँ कि क्या करना है इसका भी, किस भाव पर बने रहे या निकल जाए। जोमेटो मेरा 102 पे है। आपने लिए हुए किस भाव पर है जोमेटो के? 102 पर है। ओके, तो 102 पर आपने लिया हुआ है जोमेटो। IRFC है आपका 29 के लेवल्स पर। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिए हैं ये स्टॉक्स, क्योंकि क्या व्यू IRFC 29 की बाइंग, जोमेटो 102 की बाइंग? देखिए IRFC में तो मैं कहूंगा कि थोड़ा इनको पेशेंस रखना पड़ेगा, और स्टॉक 24-25 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स रहे हैं पहले, और उन्हीं एरियाज के आसपास करेक्ट होके आया है। पहले काफी अच्छा चला था और ये करेक्शन मुझे कंप्लीट लग रहा है। तो आई थिंक यहाँ ट्रेड में बने रहे। 24 के लेवल्स पे एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उन पे ध्यान रखें। उनके नीचे कहीं जाता है तो दोबारा एक बार राय ले लें, बट फिलहाल जब तक वो नहीं हो रहा ट्रेड में बने रहे। ऊपर में 32 से लेके 35 तक के टारगेट्स यहाँ IRFC के लिए मोरलेस मुझे पेंडिंग दिखते हैं यहाँ पे। और जहां तक रही इनके दूसरे स्टॉक की बात, जोमेटो की, जब से लिस्टिंग हुई है आप देखिए गिर ही रहा है और अपने लोअर लेवल्स के आसपास ही चलते रहता है। तो आई थिंक यहाँ पे कोई बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, डेटा बहुत कम है, तो मैं इसको आज के लिए पास करना चाहूंगा। ओके, ठीक है। रमेश है अगले कॉलर हमारे साथ अब सवाल पूछने के लिए मंडल से। रमेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका?
चलिए इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट होगी, इनका सवाल ले लेते हैं। और सवाल इनका है, विप्रो पर 436 की इनकी बाइंग है और इन्होंने 192 के लेवल्स पर खरीदा हुआ है। बताइए क्या करेंगे? देखिए आईटी में जैसे भी हमने टीसीएस के बारे में डिस्कस किया, मुझे आईटी में भी और पेन दिख रहा है। इनफैक्ट ये स्टॉक बहुत क्लियरली उस चीज को दर्शाता है कि जो पिछले सपोर्ट एरियाज इसने बनाए, इनिशियल डिक्लाइन के बाद जो सपोर्ट एरियाज बनाए थे 380 के आसपास, उनको इसने तोड़ा लास्ट कुछ 1-2 हफ्तों में, और अब उसके ऊपर जाने में असमर्थ है और उसके ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि 380 390 बहुत आसानी से इसका निकल पाएगा। जब तक वो नहीं निकलता मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन विप्रो में आएगा। अब अगर इनके पास होल्ड करने की क्षमता है तो ठीक है, नहीं तो 10-12% डाउनसाइड्स के लिए और तैयार रहें। और उस समय अगर डेफिनेटली स्टॉक अच्छा है, उस समय अगर इनको थोड़ा एवरेज करना है तो डेफिनेटली एक बार राय ले लें, उसके बाद ही करें। बट फिलहाल मुझे लगता है कि इनको थोड़ा और इनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा और डाउनसाइड्स देखने को इनको थोड़ा डाउनसाइड्स भी इनको देखने पड़ेंगे। तो पेशेंस से ट्रेड में बने रहें, 6 से 9 महीने इनको मिनिमम यहाँ पे देने पड़ेंगे। श्याम सुंदर है हमारे साथ पटना से। श्याम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम मेरा टाटा पावर है, 1 साल पहले मैंने लिया है, 420 शेयर है 245 के भाव में। इसको मैं होल्ड करूं या और क्या कर सकता हूं इसमें? पूछ लेते हैं। आपकी 245 की बाइंग है, 420 स्टॉक्स 197 पर कर रहा है ट्रेड। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्योंकि ये स्टॉक भी बहुत कोशिश की 200 के ऊपर बने रहने के, फाइनली उनके नीचे अब ट्रेड कर रहा है, क्या करे अभी ये? नहीं देखिए, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स टूट चुके हैं, और जैसे मैंने अभी विप्रो के बारे में बोला, जो पहला इसने बेस बनाने की कोशिश की थी 200 के आसपास, उसने इसको तोड़ा लास्ट 1.5-2 हफ्तों में। उसके काफी नीचे जाके आया, ऑलमोस्ट 180-185 तक जाके आया, और अब पुल बैक में उन एरियाज के आसपास हर्डल आ रहे हैं। तो जब तक 200-205 के ऊपर डिसाइसिवली टिकता नहीं है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म बायस यहाँ पे नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म बायस भी इनफैक्ट यहाँ पे नेगेटिव ही है। तो मेरी इनसे राय ये रहेगी कि अगर बेच के नीचे लेने की ताकत रखते हैं तो एक बार 200-205 के एरिया में इसको बेचने की कोशिश करें। उस समय अगर जब ये बेच रहे हैं, किसी इस राय को अगर ये ले रहे हैं और बेच रहे हैं, तो 210 का उस समय स्टॉप लॉस रहेगा, 210.40 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। और नीचे में मुझे लगता है स्टॉक इनको 180-185 की रेंज में दोबारा लेने मिलेगा। अगर वो ट्रेड करना चाहें तो ठीक, नहीं तो फिर ट्रेड में बने रहें। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए टाटा पावर पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास सोशल मीडिया से करेंगे सवालों को पिक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल अब ले लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और सवाल हमें भेजा है पीयूष ने। बर्जर पेंट्स पर 580 की बाइंग है, 2 से 3 महीने का नजरिया है, बताइए। देखिए पेंट स्टॉक्स में मुझे जो है मुझे थोड़ी वीकनेस लग रही है ओवरऑल। अगर लीडर को देखें यहाँ पे तो भी वहाँ हल्की सी वीकनेस लग रही है। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें रहेंगी इस सेक्टर के लिए और इन स्टॉक्स के लिए। तो मेरा मानना ये है कि भाई मेरी तो यहाँ पे राय है फिलहाल के लिए एग्जिट की रहेगी, और मैं कहूँगा कि एक बार एग्जिट कर जाएं। आई थिंक डेफिनेटली इनको यहाँ पे नीचे में स्टॉक लेने मिलेगा, और मुझे तो काफी नीचे के स्तर यहाँ आते हुए दिख रहे हैं। मेरा मानना है कि 480-490 वो स्तरों तक भी ये फिसलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने। तो मेरी राय यहाँ पे एग्जिट की है। ओके मनिल अरोड़ा एक सवाल भेज रहे हैं, आईआरबी इंफ्रा पर 31 रुपए की इनकी बाइंग है, और ऐड कर सकते हैं क्या ताकि नुकसान कम कर सकें? ये अपना 1 साल का व्यू लेकर चल रहे हैं, बताइए सजेशंस। नहीं, ऐड करने की तो मेरी राय नहीं है। अभी उतना क्लैरिटी इस बाजार में अभी नहीं आया है। मान के चलिए कि ये खाली एक बाउंस बैक, एक पुल बैक है। जब से हमने 17,800-18,000 के दायरे तोड़े हैं, उसके बाद उसी के नीचे हम यहाँ पुल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक बाजार का क्लियर कट रिवर्सल डिसाइसिवली बन के नहीं आ जाता, मैक्रो चैलेंजेस चाहे वो बॉन्ड यील्ड्स, चाहे वो यील्ड्स को लेके हो, इंटरेस्ट रेट्स को लेके हो, या कच्चे तेल को लेके हो, जब तक ये सारे चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक बाजार का एक बड़ा रिवर्सल तो मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। तो मेरी राय तो ये रहेगी कि अभी जो है उस ट्रेड में बने रहे, ऐड करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। इस मार्केट में अभी थोड़ा टाइम है इनको रिवॉर्ड करने के लिए, और स्पेशली स्टॉक में। तो ये स्टॉक में अभी एवरेज करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। ओके चलिए, तो एवरेज करने की सलाह नहीं है। एक और सवाल लेते हैं। देवेश एक सवाल भेज रहे हैं, और सवाल इन्होंने भेजा है ये लेमन ट्री पर। जानना चाहते हैं कि क्या करें इस स्टॉक में, क्या सजेशन रहेगा लेमन ट्री पर? ऑन चार्ट्स कैसा लगता है आपको ये स्टॉक? देखिए डेफिनेटली आउट परफॉर्मिंग कैटेगरी का स्टॉक है, और जिस तरह से बाजार में अभी भी इसके सीक्वेंसेस शॉर्ट टर्म हाई टॉप हाई बॉटम बना के चल रहे हैं, अपने एवरेज के आसपास क्लस्टर में चल रहा है।
सपोर्ट एरियाज को पकड़ के चल रहा है। तो आई थिंक ट्रेड ने तब तक बने रहे। लेवल मैं इनको दे देता हूँ जिसके नीचे स्टॉक थोड़ा सा मुझे लगता है नरम हो जाएगा, वीक हो जाएगा। वो लेवल आता है तकरीबन 70 के आसपास, तो 69.40 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रहेगा और उसके साथ इस ट्रेड में इनको बने रहने की राय है मेरे हिसाब से। 1 से 3 महीना इस ट्रेड को और दे दें और उसमें रिव्यू भी कर लें, क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि कहीं ये 85, 88 के लेवल्स के आसपास पुलबैक में आएगा तो शायद मुनाफा बुक करने के भी अच्छे मौके मिले। तो डेफिनेटली उस एरियाज में राय ले लें। 88, 90 के आसपास इसमें से निकलने की राय है। ओके, इसके अलावा एक सवाल अविनाश भेज रहे हैं पॉलीकैब पर। 10 शेयर्स है इनके पास पॉलीकैब के, खरीदारी का प्राइस है 2534। दूसरा है यूपीएल, यहाँ पर 20 स्टॉक्स हैं और बाइंग प्राइस है 739। तो पॉलीकैब बाइंग प्राइस 2534, यूपीएल में बाइंग प्राइस 739। देखिए काफी ओवरबॉट है पॉलीकैब, और पॉलीकैब में तो मेरी इनको एग्जिट की राय रहेगी। अगर इनको थोड़ा मुनाफा है तो थोड़ा इनको बांधना चाहिए। जहां तक रही यूपीएल की बात, यहाँ मुझे लगता है कि स्टॉक अभी तो रेंज पकड़ के ही चल रहा है। रेंज बाउंड ट्रेड है, रेंज बाउंड स्टॉक है, और वो रेंज मैं इनको मोटा मोटी बता दूं, कभी उससे थोड़ा बहुत स्पाइक्स नीचे आते हैं और ऊपर भी जाते हैं, बट मोटा मोटी जो दायरा पकड़ के चला है वो है तकरीबन 680 से लेके 760, 770 उसी रेंज में फंसा हुआ है। उसकी रेंज के मिडिल पॉइंट में है कहीं। तो बहुत क्लियर कोई यहाँ से स्टांस नहीं है, बट स्टॉक ठीक है फिलहाल, रेंज पकड़ के चल रहा है। जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक नया कॉल नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इनको होल्ड की राय है, बट पॉलीकैब में से एग्जिट। ओके, तो पॉलीकैब से एग्जिट करने की सलाह है। कुछ और सवाल ले लेते हैं और क्वेरीज जो हमें और मिल रही हैं। एक सवाल हमें आ रहा है राज का फेसबुक पर। सवाल है इनका दिलीप बिल्डकॉन पर, 200 रुपए की इनकी बाइंग है, 1 ईयर का पर्सपेक्टिव है, बताइए क्या सजेशंस। देखिए काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है और पिटते ही जा रहा है, और कोई साइन नहीं है रिवर्सल के अभी भी। और जो इसके डेटा है 2016 के आसपास से जो मुझे एनएसई पे डेटा दिखते हैं मेरे वेंडर के सेटअप पे, उसमें तकरीबन एकदम लोएस्ट लेवल पे चल रहा है। तो अनलेस अनटिल कोई रिवर्सल के क्लियर कट सेटअप्स बन जाए या कोई दायरे बन जाए, ऐसे सब स्टॉक्स में मैं तो अवॉइड करने की राय दूंगा। और बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई क्लियर व्यू भी नहीं है, तो अवॉइड। ओके, राकेश एक सवाल भेज रहे हैं और ये सवाल इन्होंने भेजा हुआ है सत्तू जल विद्युत निगम पर। जानना चाहते हैं, इसमें एंट्री लेना चाहते हैं, क्या करें। माफी चाहूंगा, मेरे कवरेज में ये स्टॉक नहीं है, इसमें मेरे पास कोई बहुत स्ट्रांग ओपिनियन और व्यू नहीं है, तो मैं इसको भी पास करना चाहूंगा, माफी चाहूंगा। ठीक है, हर्षद गोलवा एक सवाल भेज रहे हैं हिंडाल्को पर, 432 की इनकी बाइंग है, मीडियम टर्म आउटलुक है, क्या करें। देखिए मीडियम टर्म अगर आउटलुक है यहाँ पे इनका, और मेरे हिसाब से मेटल स्पेस में खाली पुलबैक चल रहा है। मेटल जो लीडिंग नेम्स हैं वो सारे अपने लंबे अवधि के सेटअप्स और सपोर्ट्स तोड़ के खड़े हैं। नीचे में शॉर्ट टर्म बॉटम्स हमने बनाए हैं, तो हमारे पुलबैक्स चल रहे हैं। तो आई थिंक ये क्लियर कट पुलबैक्स हैं। यहाँ पे उछालों में मेरी राय यहाँ पे डेफिनेटली निकलने की है। अब वो उछाल मुझे जो ब्रॉड रेंज दिखती है पॉसिबली 425 से लेके 435-40 तक आ सकता है। सो आई थिंक उछालों में निकलने की राय रखें। इन द मीन टाइम स्टॉप लॉस को एकदम ट्रेल करके, टाइटली ट्रेल करके रखें, और मेरे हिसाब से 404 रुपए 40 पैसे पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें यहाँ पे, और ऊपर में उछालों में निकलने की राय है यहाँ पे मेरी। ठीक है, उछाल पर निकलने की सलाह हिंडाल्को पर, ये सजेशन है। चलिए सवाल इतने लेंगे, कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी ओर से। जी देखिए, जो हम यहाँ देते हैं ये ब्रॉड ओपिनियंस हैं, बिल्कुल ध्यान रखें एज अ डिस्क्लेमर, दीज आर ऑल ब्रॉड ओपिनियंस। कुछ भी करने से पहले अपने सलाहकार से जरूर यहाँ पे राय ले लें और उसके बाद ही कुछ करें। ओके, शुक्रिया आपका सर्वेंद्र शो में आने के लिए, अपने व्यूज देने के लिए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।